दोस्तों साल 1940 तक यूरोप के नक्शे में सिर्फ 3 बड़े देश बचे हुए थे। पहला था जर्मनी, दूसरा सोवियत यूनियन और तीसरा यूके। इटली ने जर्मनी के साथ अलायंस कर रखी थी, वो उसके साथ मिलके काम कर रहा था। दोस्तों अब सोचने की बात यह है कि ये सिचुएशन आखिर पलटी कैसे और जर्मनी वर्ल्ड वॉर 2 हार कैसे गया। दोस्तों आइए जानते हैं वर्ल्ड वॉर 2 की पूरी कहानी हमारे इस नए वीडियो में। दोस्तों साल 1940 तक जर्मनी ने लगभग सारे यूरोप पे कब्जा जमा लिया था। जर्मनी और सोवियत यूनियन के बीच में भी एक पीस ट्रीटी साइन करी हुई थी, जिसकी वजह से जर्मनी को सोवियत से कोई खतरा नहीं था। अब जर्मनी की नजर थी यूके पर। एक्चुअली हिटलर यूके पे अटैक करना नहीं चाहता था, वो उसके साथ पीस ट्रीटी साइन करना चाहता था। और उसे ऐसा लग रहा था कि जब हमने इतने सारे देशों को जीत लिया है, हम आर्मी अब हमारी इतनी पावरफुल हो गई है, तो यूके अब हमारे साथ ऑब्वियसली पीस ट्रीटी साइन करना चाहेगा। लेकिन होता इसका उल्टा है। विंस्टन चर्चिल एक आइकॉनिक स्पीच देते हैं जिसमें वो कहते हैं कि हम कभी भी सरेंडर नहीं करेंगे, जर्मनी के साथ ये जो फाइट है वो जारी रहेगी। We shall fight with growing confidence and growing strength in the air. We shall defend our island, whatever the cost may be. We shall fight on the beaches. We shall fight on the landing grounds. We shall fight in the fields and in the streets. We shall fight in the hills. We shall never surrender. अब इसका मतलब सीधा सीधा ये था कि हिटलर अब अपना अगला अटैक यूके के ऊपर करेगा, और उसने बिल्कुल वही किया। अब देखा जाए तो यूरोप और यूके के बीच में कोई भी डायरेक्ट कनेक्शन नहीं है, यानी कि लैंड से कोई कनेक्शन नहीं है। आर्मी को आप सीधा नहीं भेज सकते, तो नेवी के जरिए आर्मी भेजी जा सकती है या फिर एयरफोर्स भेजी जा सकती है। अब अगर नेवी को कंपेयर किया जाए तो जर्मनी और यूके की नेवी आपस में कहीं पे भी कंपेरेबल नहीं आती, क्योंकि यूके की जो रॉयल नेवी है वो बहुत ज्यादा स्ट्रांग थी एज कंपेयर टू जर्मन। तो जर्मनी ने सोचा कि क्यों ना पहले एयर स्पेस पे कंट्रोल जमाया जाए, पहले वहां की मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स और जो वहां के एयर स्पेस है उस पर कब्जा जमाया जाए, उनको तबाह किया जाए। तो जर्मनी एक ऑल आउट डिसिसिव अटैक करता है। एक साथ 1000 से भी ज्यादा फाइटर जेट्स और बॉम्बर्स उड़ान भरते हैं। हिटलर सोचता है कि क्यों ना काम को एक ही दिन में खत्म कर दिया जाए। एक तरह से ये एक ऑल आउट डिसिसिव अटैक था। जो रॉयल एयरफोर्स होती है यूके की, वो भी अपने आप को प्रिपेयर करती है। हालांकि उनके पास जर्मन के मुकाबले लगभग आधे प्लेन्स होते हैं, लेकिन फिर भी एक बहुत बड़ी फाइट देखने को मिलती है और वो लोग अपने आप को सक्सेसफुली डिफेंड कर लेते हैं। और हिटलर के लिए एक पहली हार उस दिन होती है। दोस्तों इसे बैटल ऑफ ब्रिटेन डे कहा जाता है। क्या नजारा रहा होगा, आप सोचो कि 1000 से ज्यादा फाइटर जेट आपके देश पे कब्जा करने आ रहे हैं। इसके बाद हिटलर यूके से अपनी नजर एक बार के लिए हटा लेता है और वो अपनी नजर डालता है सोवियत यूनियन पे। वो सोचता है कि क्यों ना सोवियत यूनियन पे अटैक किया जाए। एक तो सोवियत यूनियन का एरिया बहुत ज्यादा है, तो जर्मन जो लोग हैं उनको एक बहुत बड़ा एरिया मिल जाएगा, और अगर हमने इतने बड़े एरिया पे कब्जा जमा लिया तो एक तरह से हम दुनिया की सुपर पावर बन जाएंगे। दोस्तों एक्चुअली हिटलर को ऐसा लगने लग गया था कि वो कोई भी देश को हरा सकता है, कोई भी जंग जीत सकता है। वो पावर में अंधा हो गया था हिटलर। तो यही सोच के उसने सोवियत यूनियन पे अटैक करने की सोची, और ये ही सबसे बड़ी गलती थी उसकी, सोवियत यूनियन पे अटैक करना। दोस्तों अब हिटलर सोवियत यूनियन के लिए बिल्कुल वही प्लान करता है जो उसने फ्रांस के लिए किया था, यानी कि एक साथ एक ही बार में बहुत तेजी से अटैक किया जाए और दुश्मन को संभलने का मौका ही ना मिले। दोस्तों ये तरीका अक्सर फायदेमंद रहता है। जब फ्रांस से लड़ाई हुई थी तब उसने इसी तरीके से फ्रांस को जीता था। लेकिन सोवियत यूनियन के साथ चीजें थोड़ी अलग है, क्योंकि एक तो उनका एरिया बहुत बड़ा है, दूसरा वो लोग मिलिट्री में नंबर्स में जर्मन से कहीं ज्यादा थे। उनके पास टैंक्स भी ज्यादा थे, 20,000 से ज्यादा टैंक थे उस टाइम सोवियत यूनियन के पास, जबकि जर्मनी के पास लगभग 6,000 टैंक ही थे। लेकिन वहां पे एक फायदा जर्मनी को जरूर था कि जर्मनी की टेक्नोलॉजी बहुत सुपीरियर थी। जो जर्मन टैंक्स थे वो टेक्नोलॉजी के मामले में बहुत एडवांस थे एज कंपेयर टू सोवियत यूनियन। तो एक तरह से अपर हैंड उस टाइम पे भी जर्मनी का ही था। दोस्तों बहुत तेजी से अटैक किया जाता है और ब्लिट्जक्रीग स्ट्रेटजी की मदद से लगभग 2 दिन में ही 100 किलोमीटर से भी ज्यादा जमीन सोवियत यूनियन की जर्मनी के कब्जे में आ जाती है। बहुत तेजी से ये अटैक होता है। दोस्तों अब यहाँ पे अक्टूबर 1941 आ जाता है, ठंड का मौसम आ जाता है। अब यहाँ पे एक फायदा रशियंस को मिलता है कि उनको ठंड में लड़ने की आदत है, लेकिन जर्मन ट्रूप को इतनी ज्यादा ठंड में लड़ने की आदत नहीं है। और दूसरी दिक्कत वहां पे ये होती है, जर्मन जो सोवियत यूनियन के ट्रूप अपने ईस्टर्न फ्रंट पे जापान के साथ लड़ने में लगे हुए थे,
उनके साथ वो पीस ट्रीटी साइन कर लेता है, यानी कि सोवियत यूनियन और जापान के बीच में एक पीस ट्रीटी साइन हो जाती है। इसके बाद वहां के जो ट्रूप्स थे वो भी इस फ्रंट में आके जर्मनी से लड़ने लग जाते हैं। दोस्तों एक पॉइंट ऑफ टाइम पे सिचुएशन ये थी कि जर्मनी ने स्टालिनग्राड शहर को लगभग ऑक्यूपाई कर लिया था, लेकिन रशियन ट्रूप्स आखिर तक लड़ते रहे। दोस्तों अक्टूबर 1942 आ जाता है, ठंड का मौसम दोबारा आ गया है। जर्मन ट्रूप्स को एडवांस जारी रखना बहुत मुश्किल हो रहा है और रशियन ट्रूप्स को फायदा है ठंड में लड़ने का। दोस्तों बैटल ऑफ स्टालिनग्राड बहुत लंबी चल जाती है, लगभग 6 महीने तक ये फाइट चलती रहती है और जर्मनी की आर्मी के लिए बहुत मुश्किल हो रहा है वहां पे सरवाइव करना। आखिरकार जर्मनी के 2 लाख से ज्यादा सोल्जर्स को चारों तरफ से घेर लिया जाता है स्टालिनग्राड शहर में सोवियत यूनियन की आर्मी के द्वारा और ये लोग सरेंडर कर देते हैं। एक तरह से वर्ल्ड वॉर 2 का टर्निंग पॉइंट थी ये बैटल ऑफ स्टालिनग्राड। दोस्तों यहीं से ही जर्मनी की हार लगभग तय हो गई थी। दोस्तों इस पॉइंट पे इटली में भी एक बहुत बड़ा रेवोल्यूशन देखने को मिलता है, एक बहुत बड़ा रिवॉल्ट उठता है वहां की जनता के द्वारा और वहां की जनता अपने डिक्टेटर को लिटरली धक्के मार के बाहर निकाल देती है और उनको एग्जीक्यूट कर दिया जाता है। दोस्तों अब एक इंटरेस्टिंग फैक्ट यहाँ पे मैं बताऊं आपको, वेला चाओ जो सॉन्ग है जो आपने मनी हीस्ट सीरीज में सुना होगा, उसके अंदर पहले शब्द आते हैं ओ पार्टिजानो। ये एक्चुअली उसी टाइम से आए हैं। पार्टिजानो शब्द का मतलब होता है आम जनता जो कि अपने अधिकारों के लिए हथियार उठा लेती है, उसे पार्टिजानो कहा जाता है। तो दोस्तों ये शब्द एक्चुअली वहीं से ही आए हैं, ये गाना वहीं से ही निकला है। दोस्तों 1941 में एक और बड़ी चीज हुई थी और वो थी जापान ने पर्ल हार्बर पे जो अटैक किया था, इसके अंदर अमेरिका के लगभग 2000 से भी ज्यादा सोल्जर्स मारे गए थे। दोस्तों अब उस पॉइंट ऑफ टाइम तक अमेरिका इस वॉर में इन्वॉल्व नहीं था, क्योंकि एक तरह से ये था कि वो ज्यादा लॉसेस नहीं झेलना चाहता था। वर्ल्ड वॉर 1 में अमेरिका को बहुत लॉस हुआ था, तो वो ऐसा नहीं चाहता था, तो वर्ल्ड वॉर 2 में वो दूर ही रहा था। लेकिन जब ये पर्ल हार्बर पे अटैक हुआ बिना किसी प्रोवोकेशन के, तो अमेरिका ने भी वर्ल्ड वॉर 2 में एंट्री मार ली और उसने जापान के खिलाफ एक प्रॉपर वॉर का ऐलान कर दिया था और अलाइज फोर्सेस का हिस्सा बन गया। अब अलाइज में 3 बड़े देश आ चुके थे, सोवियत यूनियन, यूके और यूएसए। दोस्तों अब यहाँ से जर्मनी का डिक्लाइन होना शुरू हो जाता है। दोस्तों अब यहाँ पे फ्रांस को फ्री करवाने के लिए जो यूएस और यूके की मिलिट्री है ये मिलके एक ऑपरेशन प्लान करती है, जिसके तहत 1 लाख से भी ज्यादा सोल्जर्स नॉर्मंडी के बीचेस पे लैंड करते हैं 1944 में। दोस्तों अब हिटलर के लिए बड़ी समस्या पैदा हो गई थी। उसने अपनी आर्मी को बोला था ईस्ट की साइड पे यानी कि सोवियत यूनियन पे अटैक करने को, वहीं पे फोकस करने को, लेकिन अब 2 तरफ से अटैक होना शुरू हो गया था। अब एक तरह से वेस्टर्न फ्रंट पे भी नॉर्मंडी के बीचेस पे फाइट चल रही है और दूसरी तरफ से सोवियत यूनियन भी जबरदस्त अटैक कर रहा है। अब जर्मनी को 2 फ्रंट पे लड़ाई करनी पड़ रही थी और दूसरी तरफ यूएसए के वॉर में आने के बाद एक तरह से एक नए फ्रेश ट्रूप्स वॉर में आ गए थे, जो कि अलाइज फोर्सेस के लिए एक तरह से बहुत बड़ा प्लस पॉइंट था। दोस्तों अब इस पॉइंट ऑफ टाइम पे बहुत टफ फाइट देखने को मिलती है जर्मनी और अलाइज फोर्सेस के बीच में वेस्टर्न फ्रंट पे, और यहाँ पे जर्मनी अपना लास्ट ऑफेंसिव प्लान करता है जिसे कहा जाता है बैटल ऑफ बल्ज। दोस्तों इसमें यह था कि आर्डेनस फॉरेस्ट के अंदर एक बहुत खूंखार जंग देखने को मिलती है। वर्ल्ड वॉर 2 के जो लास्ट के 6 महीने होते हैं वो सबसे ज्यादा दर्दनाक रहे थे और उस टाइम पे लगभग हर दिन 20,000 से भी ज्यादा सोल्जर्स मारे जा रहे थे। एक एक करके देशों का लिबरेशन होना शुरू हो जाता है और यूगोस्लाविया में तो वहां की जनता ने खुद ही जर्मन ट्रूप्स को वहां से निकाल के बाहर फेंक दिया था। दोस्तों जैसे जैसे सोवियत्स की आर्मी आगे बढ़ती है उनको पता चलता है हिटलर के कंसंट्रेशन कैंप्स के बारे में, जहां पे कि लाखों ज्यूज को बहुत ही दर्दनाक तरीके से मारा जा रहा था। अब एक के बाद एक देशों का लिबरेशन होना शुरू होता है और फाइनली 1945 में हिटलर सुसाइड कर लेता है और जर्मनी फाइनली सरेंडर कर देता है। दोस्तों अब इस पॉइंट ऑफ टाइम पे जर्मनी को 2 हिस्सों में बांट दिया जाता है, ईस्ट जर्मनी और वेस्ट जर्मनी। दोस्तों अब यहाँ पे एक नए देश का क्रिएशन होता है पोलैंड के नाम से, जो कि ईस्ट जर्मनी का एक टाइम पे हिस्सा था। दोस्तों सालों पुरानी दुश्मनी जो जर्मनी और फ्रांस के बीच में चली आ रही थी उसे खत्म करने के लिए एक कोल एग्रीमेंट साइन किया जाता है, जिसके जरिए दोनों देश कोल की ट्रेड कर सकते हैं। धीरे धीरे ये ट्रेड सक्सेसफुल होती हुई देख के यूरोपियन यूनियन की फॉर्मेशन होती है, जिसने सारे देशों के बॉर्डर आज के टाइम पे आपस में खत्म कर दिए। यूनाइटेड नेशन की भी फॉर्मेशन करी जाती है। दोस्तों जो यूरोप का नक्शा और जो वर्ल्ड का नक्शा एक तरह से आपको आज दिखाई देता है वो वर्ल्ड वॉर 2 की ही देन है। वर्ल्ड वॉर 2 से पहले नक्शा कुछ और ही होता था दुनिया का। दोस्तों आपको ये वीडियो कैसा लगा कमेंट में जरूर बताइएगा। दोस्तों ये वर्ल्ड वॉर 2 का आखिरी वीडियो था। अगर आपने इससे पहले वाले 2 वीडियो नहीं देखे हैं मैं उनका लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, आप बाद में जाके देख लेना। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो इसे लाइक करो। अब मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। टिल देन टेक केयर एंड बाय।